चलिए फिर शुरू करते हैं आज फ्रेंच रिवॉल्यूशन। देखो, फ्रांस की क्रांति हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं और फ्रांस की क्रांति से पहले वर्ल्ड हिस्ट्री के अंतर्गत अमेरिका की क्रांति हम कर चुके हैं। अब अगर आपने अमेरिका की क्रांति नहीं किया हुआ है, पहले जाकर उसको देख लेना, क्योंकि वहां से कुछ घटनाएं जुड़ी हुई हैं। जैसे अमेरिका की क्रांति में जब फ्रांसीसी सैनिकों के द्वारा सहयोग किया जाता है, तो फ्रांसीसी सैनिक वहां से राष्ट्रवाद की भावना को सीखता है। सीखने के बाद अपने देश में नागरिक जो भी आवाज उठाएंगे, ऑटोक्रेसी के विरुद्ध आवाज उठाएंगे, राजा की तानाशाही के विरुद्ध यदि आवाज उठाएंगे, तो फ्रांसीसी सैनिकों के द्वारा इनका सहयोग किया जाएगा, क्योंकि वहां से वो एनलाइटमेंट को सीख कर आए थे, उन विचारधाराओं को वो सीख कर आए थे और वही अपने यहां पर लागू करने की कोशिश करेंगे। क्लियर बात है? तो वो घटनाएं जुड़ी हुई हैं। बताते हैं ना कि अमेरिका की क्रांति से फ्रांस की क्रांति को एक गति मिलती है। फ्रांस में जो क्रांति आपको देखने की मिलती है, इसकी पृष्ठभूमि आपकी अमेरिका की क्रांति से तैयार हो जाती है। इसीलिए आपको अमेरिकन क्रांति के बारे में भी पता होना चाहिए। वो आप पिछला वीडियो देख लेना, जाकर के समझ में आ जाएगा। आज हम फ्रांस की क्रांति को बिल्कुल कहानी की तरह पिरोकर समझने की कोशिश करेंगे, यानी कि लोड नहीं लेना है एकदम। जो आपको लिखना है, लिखने से संबंधित मटेरियल आपको यहां पर दिया हुआ है। इसी जो लिखे हुए मैटर को हम एक कहानी की तरह समझ लेंगे, तो सारे फैक्ट, सारी लाइंस आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी। ठीक, क्लियर? तो सबसे पहले समझो भाई, क्रांति क्या होता है ये बताया कि एक आमूल चूक कोई परिवर्तन होता है, कोई आपकी विचारधारा है, कोई शासन व्यवस्था है, यदि वह आमूल चूल तरीके से, मतलब है आपका रेडिकल चेंज अगर आपको कोई देखने को मिलता है, तो वही आपका क्रांति कहलाता है। यहां ऐसा क्या बदलाव देखने को मिला फ्रांस के संदर्भ में जो इसे क्रांति कह दिया गया? तो आपको बताना है। देखो, यहां पर मोनार्की थी, यानी कि राजा का शासन हुआ करता था। अब अमेरिका में क्या था? कॉलोनियल आजादी थी, औपनिवेशिक आजादी वहां पर मिली हुई थी, तो वह आपकी क्रांति कहलाई। यहां आपको कॉलोनियल, अब आपको कॉलोनियल आजादी तो चाहिए नहीं यहां पर, तो फिर क्या चाहिए? यहां पर चाहिए राजा का जो शासन है, राजा का निरंकुश होता शासन, इससे आजादी चाहिए थी लोगों को, क्योंकि ना उन्हें राजनीतिक अधिकार मिल रहे थे, ना समाज में उनकी बेहतर स्थिति थी, ना ही उनके कोई आर्थिक अधिकार थे उनके पास में। क्लियर? यहाँ के समाज में जो समस्याएं थी वो राजा की तानाशाही के कारण थी, इसलिए उस राजा की बर्बरता या निरंकुशता से उन्हें आजादी चाहिए थी, और उसी आजादी के क्रम में जब ये आवाज उठाएंगे तो वही एक क्रांति की आपको चेतना दिखाई देगी। समझ में आ गया? यहां फ्रांस की क्रांति का मतलब क्या है ये समझ में आया होगा। अब फ्रांस की क्रांति का स्वरूप कैसे था, कैसे कैसे ये घटनाएं घटी, क्योंकि हम तत्कालिक कारण में एक इंसिडेंट को, जो हम 1838 की क्रांति या 1830 की क्रांति अंततः आप देखते हैं, इससे पहले आपके जो स्टेप बाय स्टेप आपकी क्रांति के स्वरूप दिखाई देते हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे और वही कारणों में आपको लिख देने होते हैं। जैसे कोई पूछे आपसे ना, फ्रांस की क्रांति के कारण क्या है, तो फ्रांस की क्रांति जो आपको घटनाक्रम दिख रहा है, जैसे बास्तील का जब पतन होता है, बास्तील फोर्ट का पतन होता है, ये घटनाक्रम दिखा, इसके पीछे क्या क्या पृष्ठभूमियां बनी, वही फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लिए कारण बनते हैं। क्लियर? और कारण जब लिखना होता है, वो अप्रोच बताया था कि पेस्टल अप्रोच पर आपको सोच लेना है, जैसे आपको सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, इन एंगल पर रहकर ज्यादा सोचना है। क्लियर? और अब हम समझेंगे कि फ्रांस की क्रांति में क्या घटनाएं हुई, उसको कहानी की तरह समझते हैं। सबसे पहले देखो, यहाँ के अगर सोशल स्ट्रक्चर को समझ लिया, ये एक पेज पर आपको बनाकर इसलिए समझा रहे हैं कि एक आउटलाइन आपकी क्लियर हो जाएगी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो घटनाएं हुई पूरी, शुरुआत से लेकर के आखिरी तक एक पूरी जब आउटलाइन बन जाएगी, तो आपसे कहीं से भी क्वेश्चन घुमाकर पूछ दिया जाएगा, आप इजिली उसको टैकल कर लोगे। जैसे सबसे पहले इसकी अंतर्निहित थी सारी समस्याएं फ्रांस के समाज में। अब फ्रांस का समाज बिल्कुल अपने भारत के समाज की तरह ही जोड़कर देखना है। जैसे हमारे भारत समाज में वर्ण व्यवस्था होती है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसी तरीके से फ्रांस का समाज था। अब फ्रांस के समाज में हम उसे जानते थे फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट। ठीक है, बिल्कुल जोड़कर समझो चीजों को तो इजिली याद हो जाएगा। वैसे फ्रांस के समाज को कैसे हम फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट के रूप में जानते थे। और सबसे टॉप पे कौन बैठा होता था? बोले किंग होता था। आपने सुना होगा लुई 14 हुआ, लुई 15 हुआ और लुई 16 हुआ। जैसे ही लुई 14 और 15 ये व्यक्तिगत तौर पर ताकतवर राजा रहे, जैसे ही कमजोर राजा आएगा, टॉप के स्तर पर कमजोर राजा आएगा, तो नीचे जो बैठे महत्वाकांक्षी लोग हैं, ये तेजी से विरोध के स्वर अपने ऊंचे कर देंगे और क्रांति देखने को मिल जाएगी। ये तो बहुत आसान तरीके से आप समझ सकते हो चीजों को, लेकिन हमें जानना है कि ये फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट क्या है। देखो, जो टॉप क्लास था, सोसाइटी के जो टॉप क्लास लोग थे, वहां पर आते थे पादरी वर्ग। तो अब पादरी वर्ग कहां पर आएगा? पादरी वर्ग आपका फर्स्ट स्टेट में आता था, यानी कि जो प्रीस्ट हुआ करते थे वो सारे के सारे फर्स्ट स्टेट में आते थे और इन्हें विशेषाधिकार मिले हुए थे। कहानी समझ लेना, यहां पर बिल्कुल इजीली आप सारी घटनाओं को जोड़ लेंगे कि फ्रांस में क्रांति क्यों हुई, कारण क्या था और क्या क्या घटनाक्रम हुआ। ठीक है, तो देखो,
3 स्टेट्स हुआ करती थी फ्रांस में। सबसे ऊपर फर्स्ट स्टेट में जो आपके पादरी वर्ग या प्रीस्ट वर्ग आता था, इसे प्रिविलेज प्राप्त हुआ करता था, विशेषाधिकार था। और विशेषाधिकार के मामले में भी देखोगे कर वगैरह नहीं लगते थे, बिल्कुल आउटलाइन समझना है इसको। कर, इसके ऊपर कर वगैरह से छूट दी जाती थी, कोई कर नहीं लिया जाता था, राजा कोई टैक्स नहीं लेता था इससे। साथ ही साथ इसको कुछ ऐसे कर, टाइप जैसे कर होते थे जो वसूलने का अधिकार दिया जाता था, और वो किससे वसूलता था ये जानते हैं अभी। ये हो गया फर्स्ट स्टेट में। सेकंड स्टेट में भी आपके नोबल्स आते थे, जो कुलीन वर्ग बोले जाते हैं। अब ये जो कुलीन वर्ग होता था, इसके ऊपर भी कोई कर नहीं लगता था, यानी कि इसको भी प्रिविलेज दिया गया था। लेकिन मामला कहां गड़बड़ हो जाएगा? मामला गड़बड़ हो जाएगा जब राजा लुई 14 और लुई 15 ये कुछ विशेष तरीके के कर इसके ऊपर आरोपित करना शुरू कर देंगे अपना राजस्व में वृद्धि करने के लिए। अब विरोध तो इनके मन में होगा ही शुरुआत में, लेकिन जैसे ही कमजोर राजा आएगा तो ये क्रांति की शुरुआत कर देंगे। इसीलिए जो क्रांति की शुरुआत है आपको कहां से दिखाई देगी? इस सेकेंड स्टेट में जो नोबल वर्ग था। तो देखो ये खुश क्यों है? खुश इसलिए है क्योंकि एक तो इसको प्रिविलेज मिला हुआ है, और दुखी इसलिए हो गया क्योंकि इसके ऊपर भी कुछ कर आरोपित कर दिए गए थे, आगे चलकर इसके ऊपर भी कुछ प्रतिबंध लगा दिए गए थे, इसलिए थोड़ा दुखी हो जाता है। और दुखी होने के साथ साथ एक तो जनसामान्य से इसका विरोध दिखाई देगा, क्योंकि ये कर वसूलने का, इसको भी कुछ मामूली से भूराजस्व जैसे कर जो होते थे इसको भी अधिकार दिया जाता था राजा के द्वारा। लेकिन साथ ही साथ इसकी टकराहट ऊपर राजा के साथ भी रहेगी, क्योंकि राजा ने भी कुछ इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिए थे। तो बोले दोनों तरफ से लड़ रहा है, जनता भी इससे असंतुष्ट और ऊपर राजा से ही असंतुष्ट, तो दोनों ओर से दोहरी लड़ाई लड़नी पड़ रही थी इसको। तो इसलिए विरोध जो आपको सर्वप्रथम दिखाई देगा वो नोबल पर्सन के द्वारा दिखाई देता है, लेकिन जैसे इसको अधिकार विधिकार दे दिए जाएंगे शांत बैठ जाएगा। ठीक, अब थर्ड पर आते हैं। थर्ड स्टेट में कौन सा था? थर्ड स्टेट में सोसाइटी के सबसे नीचे के स्ट्रक्चर में कौन आएगा? देखो यहां पर आपका वर्कर्स आएंगे, यहां लेबर क्लास आएगा, पीजेंट आएंगे, किसान वगैरह आएगा, या आपका मिडिल क्लास भी यहीं पर आता था। तो अब थर्ड स्टेट में अगर टॉप पे कौन था तो मिडिल क्लास था, ठीक है, मध्य वर्ग जिसको बोलते हो। तो यह जो मध्य वर्ग था ये थर्ड स्टेट पर दिखाई देता है। कृषक समुदाय यह भी आपका थर्ड स्टेट पर दिखाई देते हैं, और जो आपके वर्कर्स वगैरह थे यह भी थर्ड स्टेट पर दिखाई देते हैं। ये 3 स्टेट जानने बहुत जरूरी थे, क्योंकि क्रांति आपकी इजीली समझ में आएगी फ्रांस की यहीं से। तो अब ये 3 स्टेटों पर एक तो पहली बात समझो, प्रिविलेज्ड आपके फर्स्ट और सेकंड स्टेट दिखाई देते हैं, और थर्ड स्टेट को कोई विशेषाधिकार नहीं था। यानी कि दुनिया भर के जितने कर होते थे वो सब कर किसे देने पड़ते थे? वो सब कर इन्हें देने पड़ते थे। और आय के स्तर पर तो इनके पास समस्या आप जानते ही हो, चाहे कृषक वर्ग हो, चाहे आपका ये पीजेंट हो, चाहे आपका पीजेंट हो, चाहे आपका वर्कर्स वगैरह हो। तो आय के स्तर पर एक चुनौती अलग, दूसरा इनको कर देने हैं अलग, तो शोषण तो हो ही रहा था इनका। ठीक है, तो ये राजा की आपने मोनार्की सिस्टम समझा कि मोनार्की सिस्टम, और इसके भीतर आपका सोशल जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बना रखा था। अब इसी सोशल स्ट्रक्चर में आगे आपको इकोनॉमिक अगर एंगल देखना है इसका, तो इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक कारण क्या क्या थे। एक तो सोशल जो एंगल था समझ में आया कि मध्य वर्ग क्यों असंतुष्ट हुआ, और मध्य वर्ग आगे लीड कैसे करेगा क्रांति को, और क्यों करेगा, इसका रीजन समझ में आ गया। फिर भैया सोशल हमने समझा, सोशल स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ इकोनॉमिक है। इकोनॉमिक का रीजन क्या है? रीजन ये है रिसोर्सेज पर ध्यान देना है सबसे पहले। अब फ्रांस के जो रिसोर्स थे, फ्रांस के रिसोर्स में आपका 1% जो जनसंख्या आपकी आती थी यह पादरी वर्ग, फर्स्ट स्टेट वाली, और सेकंड स्टेट में भी जो आपके मिनिमम जनसंख्या मौजूद थी, लेकिन रिसोर्स के स्तर पर देखा जाए तो 40% के आसपास। खाली आपको ये याद रखना है कि 40% के आसपास रिसोर्सेस किसके पास थे? फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट वाले पर्सन के पास थे। वहीं बचे हुए 60% में आपके भैया ये समझो नीचे वाले जो 90% के आसपास भी पॉपुलेशन रहती थी, ये बचे हुए 60% का यूज करती थी। अब बताओ यहां असंतुष्टि होगी कि नहीं? संसाधनों के स्तर पर, संसाधनों के स्तर पर भी असंतुष्ट नजर आएंगे, जिसको आप कह सकते हो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी दिखाई देती है। अब इकोनॉमिक डिस्पैरिटी आपको क्लियर समझ में आ गई होगी, स्टेट्स इसीलिए समझाया पहले। अब बोले ये एक आपको इकोनॉमिक एंगल निकालना है, पॉलिटिकल एंगल समझ में आ गया कि भैया जितने भी आपको राजनीतिक इकाइयां हैं, चाहे आपका पार्लियामेंट हो, चाहे आपका राजा के द्वारा जो परिषदें गठित की जाती थी, वहां पर फर्स्ट और सेकंड के अलावा कभी भी थर्ड स्टेट दिखाई देंगे? थर्ड स्टेट वाले लोग कभी नहीं दिखाई देते थे। तो एक पॉलिटिकल जो एंगल है वो नजर आ गया होगा कि भाई राजा की जो इस मोनार्की से असंतुष्ट कैसे हुए ये लोग। और चौथा आपको आइडियोलॉजिकल समझना है। देखो आइडियोलॉजिकल के स्तर पर भी जानने की कोशिश करनी चाहिए कि यहाँ पे मॉन्टेस्क्यू जैसे विचारक हुए, फ्रांस में मॉन्टेस्क्यू जैसे विचारक आते हैं जो यह बात बोलेंगे कि भाई सेपरेशन ऑफ पावर बहुत जरूरी है। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब है कि एक ही व्यक्ति में सारी शक्तियां निहित नहीं होनी चाहिए। केवल राजा के पास ही लेजिस्लेचर या आपकी एडमिनिस्ट्रेटर, सारी की सारी शक्तियां एक व्यक्ति में नहीं, सेपरेशन, शक्तियों का पृथक्करण होना चाहिए। तो ऐसे विचार जब दिए जाएंगे और इन विचारों के चलते यह विचार मध्य वर्ग प्रयोग करेगा, और प्रयोग करने के साथ अपने यहां जो जनता है, जो आपका किसान वर्ग है, जो वर्कर है, इन्हें जागरूक करेगा। क्लियर? तो ये आइडियोलॉजिकल जो थॉट्स थे, इन्होंने भी आग में घी डालने का काम किया। ठीक है, जो क्रांति के स्वर ऊंचे हो रहे थे राजा के विरुद्ध में। साथ ही आपको पता होगा कि वाल्टेयर जैसे विचारक आते हैं जो बोलते हैं कि मैं तुम्हारे
मैं तुम्हारे जो कही गई बात है, एक्सप्रेस की हुई बात है, उसके विरोध में, तुम्हारे कथन के विरोध में हो सकता हूं, लेकिन जो तुम्हारा राइट टू एक्सप्रेस यानी कि तुम्हारा जो कहने का अधिकार है उसके विरोध में कभी नहीं हो सकता हूं। राइट टू एक्सप्रेस की बात करेंगे, यानी कि राजा का विरोध करने का अधिकार सभी के पास है। भले ही मैं तुम्हारी कही हुई बात से असहमत हो सकता हूं, लेकिन तुम्हारे राइट टू एक्सप्रेस से कभी भी असहमत नहीं हो सकता हूं। सोचो, इतने प्रोग्रेसिव थॉट्स दिए जा रहे हैं, और इन प्रोग्रेसिव थॉट्स के साथ में क्रांति जन्म लेगी कि नहीं देगी? स्वाभाविक सी बात है, लेगी। तो ये एक बैकग्राउंड था समझने के लिए कि कैसे एक सोशियो स्ट्रक्चर से इकोनॉमिक रीजन, पॉलिटिकल रीजन और आइडियोलॉजिकल रीजन सब जुड़े हुए हैं, और यही सब मिलकर जो घटनाक्रम आपको दिखाई देगा वो एक फ्रांस की फ्रेंच रिवॉल्यूशन के रूप में दिखाई देता है। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी कोई एक दिन में घटना नहीं घटित हुई। सबसे पहले ये सारा मिला जुला जो प्रतिक्रिया थी, ये सबसे पहले किसको उठाकर अलग करेगी? राजा को उठा करके फेंकेगी। तो सबसे पहले किंग अलग होगा। किंग जो यानी कि आपकी जो मोनार्की सिस्टम है, मोनार्की सिस्टम समाप्त होगा। अब मोनार्की सिस्टम में आपका चाहे नोबल क्लास हो, यानी कि चाहे फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट पर लोग हों, और चाहे आपका थर्ड स्टेट पर आपका मिडिल क्लास हो। तो देखो, चाहे आपका नोबल क्लास के बाद आपका मिडिल क्लास हो, ये दोनों तो संतुष्ट नजर आ जाएंगे। लेकिन यहां जो लोअर क्लास था, लोअर क्लास को ध्यान में नहीं दिया जाएगा। जैसे इनके अपने हित पूरे हो जाएंगे, वैसे ही ये साइड हो जाएंगे धीरे से, और धीरे से साइड होंगे तो जो लोअर क्लास था, निम्न वर्ग था, इसको नजरअंदाज कर देंगे। तो सबसे पहले 1789 में जो घटनाक्रम होगा, और घटनाक्रम के बाद जो परिवर्तन दिखाई देंगे, अभी हम एक एक करके इसमें नोट्स में समझेंगे, खाली एक ये घटनाक्रम की आउटलाइन बना लेनी है। तो 89 में जो घटनाएं हुई, घटनाओं के बाद जो सुधार हुए, उन सुधारों में जो लोअर क्लास था, क्योंकि शामिल तो सभी हुए थे, लोअर क्लास भी शामिल हुआ था, मिडिल क्लास भी शामिल हुआ था, और जो नोबल क्लास है वो भी शामिल हुआ था। लेकिन अब जो सुधार किए जाएंगे वो नोबल क्लास के हित में रहेंगे, मिडिल क्लास के हित में रहेंगे, लेकिन भैया लोअर क्लास, इसका कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा। तो 89 में जो पहले स्टेप पर दिखाई देता है, वहां पर केवल राजतंत्रात्मक व्यवस्था तो खत्म कर दी जाएगी, लेकिन इसको नजरअंदाज किया जाएगा। अब बोले, जब नजरअंदाज होगा, असंतुष्ट होगा, तो असंतुष्टि का कोई फायदा उठाएगा कि नहीं उठाएगा? उसी के संदर्भ में आपको एक जैकोबियन क्लब, जो एक रिवोल्यूशनरी क्लब था, वो दिखाई देता है। वो बोलेगा टेंशन नहीं लो, हम तुम्हारे अधिकारों के लिए लड़ेंगे। और इसी के संदर्भ में रॉबर्ट स्पियर जैसा व्यक्ति आएगा, जो जैकोबियन क्लब, आप समझो उसका एक लीडर, उसका नेतृत्व करता हुआ व्यक्ति दिखाई देगा, और बोलेगा कि हम जो है आपके लिए लड़ेंगे। और एक क्रांतिकारी विचारधारा है, इसका उदय होता है, जो आपने सुना होगा जैकोबियन क्लब कहलाता है। इसी जैकोबियन क्लब की सदस्यता टीपू सुल्तान के द्वारा ली गई थी। समझ में आया? तो यह जैकोबियन क्लब का उदय होगा, और इसी जैकोबियन क्लब के बाद में जैसे ही इस क्रांतिकारी दल का उदय होगा और फ्रांस की राजनीति में इसका प्रभुत्व स्थापित होगा, वैसे ही यह धीरे धीरे करके आपका एनार्की होता चला जाएगा। एनार्की सिस्टम यानी कि निरंकुश होता चला जाएगा, और निरंकुश होने के साथ इसके भीतर राजतंत्रात्मक वही पद्धति जन्म लेने लगेंगी, और जनता में असंतुष्टि यहां दिखाई देगी। यही बात बोली जाती थी, राष्ट्रीय आंदोलन होता था तो क्या कहा जाता था कि क्रांतिकारी वर्ग भारत के हित में और औपनिवेशिक आजादी के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन जैसे ही सत्ता हाथ में आती है, तो सत्ता आने के साथ इनकी जो विचारधारा है, इसके चलते इनके भीतर एनार्की वाले लक्षण आएंगे। और वो अगर देखना है, किसी को उदाहरण बताना है, तो फ्रांस की क्रांति में बता दो कि जो जैकोबियंस हैं, जैकोबियंस ने एंट्री तो मारी आपकी एक क्रांतिकारी समूह के रूप में, लेकिन धीरे धीरे इनके भीतर एनार्की वाले जो गुण थे वो डेवलप होने लगे। और फिर वही आपका कि मैं ही राजा हूं, मेरे द्वारा कहे गए शब्द ही कानून है, तो ऐसी विचारधारा इनके भीतर पनपने लगेगी। अब बोले, इसको बैलेंस करने के लिए, काउंटर करने के लिए आपको 5 डिक्टेटर तो जो थे, इन्होंने सत्ता अपने हाथ में ली, तो डायरेक्टरी सिस्टम कहलाता है। तो 5 जो डायरेक्टर्स थे, इन्होंने सत्ता अपने हाथ में ली। तो 94 में आकर के, 1794 में आकर के आपका लिबरल्स, या लिबरल्स बोल दो आप, या डायरेक्टरी का शासन बोल दो, इनके भीतर शासन इनके हाथ में आ जाता है। अब बोले, डायरेक्टर्स के हाथ में शासन आने के साथ एक व्यक्ति का उद्भव और हो रहा होता है। वह व्यक्ति था नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन के बारे में जानते हो? तो नेपोलियन क्या था? एक सैनिक ही था, सेना का एक सैनिक था, और जहां जहां इसने विद्रोह किया, वहां वहां पर फ्रांस का झंडा लहराया। तो नेपोलियन ने अपने यहाँ के जो लोग थे, फ्रांसीसी नागरिक थे, इनके भीतर एक विचारधारा क्या डाली, इनके भीतर यह भावना डाली कि देखो, आप आंतरिक जो आंतरिक कलह है, इसको साइड में रखो, हमें राष्ट्रवाद की भावना, यानी कि नेशनलिज्म की भावना से सोचना चाहिए। फ्रांस का झंडा ऊपर पहुंचाना है ना, फ्रांस माता की जय, ठीक है, ऐसे नारे लगाए। अब इस तरीके से फ्रांस माता की जय करेंगे तो अपने आपस के जो विवाद है उनको भूलना पड़ेगा। उनको भूलने के साथ हमारा जो फ्रांस का पताका है पूरे यूरोप में लहराना चाहिए। ऐसी भावनाओं से ओतप्रोत करते हुए अब नागरिकों को, फ्रांस के नागरिकों का पूरा समर्थन ले लेगा, और समर्थन लेने के साथ ही आगे नेपोलियन का आपको शासन दिखाई देगा। अब नेपोलियन ने चारों ओर देखो विजय तो की, चारों ओर विजय के साथ सबसे बड़ा उसको झटका लगा स्पेन के युद्ध में। जैसे ही वह स्पेन लड़ने गया, अब स्पेन लड़ने का कारण क्या था कि वहां पर जो तानाशाही थी, वहां जो राजा का शासन था, उस राजा के शासन को खत्म करना था। खत्म तो कर दिया, स्पेन वाले ने बोला भाई बहुत अच्छी बात है, लेकिन जैसे ही उसने अपनी
शासन व्यवस्था को स्थापित किया। बोले एक राजा का शासन खत्म हुआ है और तुम वही काम दोबारा कर रहे हो। तो स्पेन के जो सिटीजन थे उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया और गोरिल्ला वार के माध्यम से बहुत बुरी तरीके से यहां पर युद्ध लड़ा था। किसके साथ में? नेपोलियन की सेना के साथ में। तो ये भले ही आखिरी में विजित हुआ था, जीता था, लेकिन हालत वही हो गई थी। कौन सी हालत? जब मुगल का युद्ध पड़ा हमने, और मुगल वार में जब औरंगजेब ने मराठाओं के साथ युद्ध किया तो इतना कमजोर हो गया था, यह इसकी सेना इतनी कमजोर हो गई थी। जैसे मुगल का पतन हुआ वैसे ही यहां से नेपोलियन का पतन शुरू हो जाता है स्पेन युद्ध से। अब स्पेन के युद्ध से जैसे ही कमजोर पड़ेगा, कमजोर होने के साथ अब ये समझो कि ये विरोध किसके विरुद्ध में खड़ा हुआ था नेपोलियन? ये खड़ा हुआ था जो मोनार्की सिस्टम था और रिपब्लिक सिस्टम के नाम पर ये युद्ध लड़ रहा था। यानी कि हम गणतंत्रात्मक व्यवस्था लागू करेंगे। नेपोलियन कह रहा था हम एक गणतंत्रात्मक व्यवस्था लागू करेंगे। भले ही रिपब्लिक का चोला ओढ़ करके वो लड़ रहा था, लेकिन वो क्रांति कैसे फैला रहा था? क्या कह रहा था? कह रहा था कि हम रिपब्लिक के नाम पर हम एक गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापित करेंगे। अब इसके चलते जो अन्य देश हैं, अन्य देशों में आपका चाहे आपका ऑस्ट्रिया आता हो, चाहे ब्रिटेन आता हो, जहां जहां पर आपका मोनार्की सिस्टम अभी मौजूद था, वो भयभीत हो जाएंगे। बोले आगे चलकर के हमारे यहाँ की व्यवस्था को भी समाप्त कर देगा। ठीक है, जिस हिसाब से इसका विजय अभियान चल रहा है। तो इसके बाद ही जैसे ही देखेंगे नेपोलियन थोड़ा कमजोर हुआ है स्पेन युद्ध में, अब स्पेन युद्ध में कमजोर होते ही उसको वाटरलू के युद्ध में पराजित कर देंगे। मिलकर के एक संगठन बनाएंगे मिलकर, और उस मिलकर संगठन में वाटरलू के युद्ध में इसे पराजित करेंगे और यूरोप से बाहर फेंक देंगे। यहां से नेपोलियन का चैप्टर खत्म होगा। और यही जो स्टेप बाय स्टेप हमें फ्रांस की क्रांति दिखाई देती है, समझ में आई? फ्रांस की क्रांति स्टेप बाय स्टेप कैसे घटित हुई यह समझ में आई। लेकिन दोबारा से जो फ्रांस ने राजशाही को, राजतंत्रात्मक व्यवस्था को समाप्त किया था और रिपब्लिक जो वैल्यूज थी या डेमोक्रेटिक वैल्यूज थी या स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना थी, इस विचारधारा से अपने यहां पर शासन व्यवस्था को स्थापित किया था, यह भी समाप्त हो जाएगी। जैसे ही नेपोलियन की डेथ होगी तो इस व्यवस्था को भी समाप्त करने की कोशिश की जाएगी। समाप्त नहीं होगी, समाप्त करने की कोशिश के संदर्भ में ही आपको वियना कांग्रेस दिखाई देगी। यहां यूरोप की चार शक्तियां बैठेंगी और मेटरनिक पद्धति से जो व्यवस्था बनाएंगी, जो नियमावली बनाकर तैयार करेंगी, बोलेंगी रिस्टोर कर दो पुरानी व्यवस्था को। जो पहले लुई 14, 15 और 16 के समय की व्यवस्था थी, बोलेंगे उसी व्यवस्था को दोबारा से लागू कर दो। और यहां से जो ये डेमोक्रेसी की बात करते हैं, रिपब्लिक की बात करते हैं, ये सारी व्यवस्थाएं खत्म कर दो। फ्रेटर्निटी की बात करेंगे, चाहे लिबर्टी की बात करेंगे, चाहे इक्वलिटी की बात करेंगे, इससे दूरों दूर तक कोई नाता नहीं होना चाहिए। तो ये व्यवस्था लागू करने की कोशिश करेंगे वियना कांग्रेस में। मेटरनिक के विचारों, देखो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का जो आपका मुनार्क दिखाई देता है, ऑस्ट्रिया का राजा था, तो मेटरनिक की पद्धति इसलिए बोली जाती है क्योंकि उसी के विचारों का प्रभाव इस वियना कांग्रेस में ज्यादा दिखाई देता है। बोले ठीक है भाई, तो इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा, लेकिन एक बात बताओ, तुमको अगर 6G दे दिया जाए, तुमको 6G एक बार चलवा दिया जाए और तुमको दोबारा कहा जाए आप 3G चलाओ या दोबारा से 2G चलाओ, चला पाओगे? नहीं चला पाओगे। इसी के चलते भले ही कुछ टाइम के लिए व्यवस्था लागू कर दी, लेकिन धीरे धीरे करके चूंकि जनता जागरूक हो चुकी थी, जनता अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो चुकी थी, जनता को मजा आने लगा था फ्रीडम का, लिबर्टी का, तो जनता को जैसे ही मजा आएगा तो जनता फिर क्रांति करने लगेगी, है ना। ज्यादा आप उसको दबाकर पुरानी व्यवस्था, तुम चाहो पुरानी राजतंत्रात्मक व्यवस्था लुई 14, लुई 15 वाली व्यवस्था लागू कर दो, नहीं कर पाओगे, तो इसीलिए जनता फिर से विरोध करेगी, दोबारा क्रांति होगी। 1830 की हम क्रांति देखेंगे और 1848 की क्रांति हमें दिखाई देगी, और जहां से फिर वर्कर्स अपने राइट्स, एक देखो यहां पर फिर से एक समस्या आएगी कि यहां फिर से मिडिल क्लास और जो नोबल क्लास है, ये इसके हित तो साध दिए जाएंगे, और पीजेंट, किसान भी यहां से संतुष्ट नजर आएगा। लेकिन एक वर्ग था यहां पर जो वर्कर था, है ना, जो श्रमिक वर्ग था, श्रमिक वर्ग के अधिकारों को फिर से यहां नजरअंदाज कर दिया जाएगा जब 1848 की क्रांति आपको दिखाई देगी। अब इस क्रांति के बाद अंततः अगर फ्रांस में रिपब्लिक या गणतंत्रात्मक व्यवस्था कब स्थापित हुई है? जब 1871 में। और इसको जोड़कर समझना है, 48 तक की घटनाक्रम को हम यहां पर समझ लेंगे, इसके बाद 71 में जो घटना हुई, या 71 में यहां जानेंगे कि फ्रांस में पूर्णतः गणतंत्रात्मक व्यवस्था लागू होती है, क्योंकि इसको इटली और जर्मनी के एकीकरण से जोड़कर देखना है। इटली और जर्मनी के एकीकरण में जब फाइनली जर्मनी में सेडोवा और सेडान के युद्ध होते हैं, उसके पश्चात ही फ्रांस को एक रिपब्लिक नेशन के रूप में मान्यता मिलती है, गणतंत्रात्मक राष्ट्र के रूप में मान्यता मिलती है। ये पूरी कहानी है फ्रांस की क्रांति की, जो एक पूरी स्टोरी लाइन में आपको समझाने की कोशिश की है। अब देखो, अब जो भी अब यहां पर फैक्ट्स पढ़ोगे, अब लाइन बाय लाइन आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इजिली आप बहुत स्पीड में देखो समझ पाओगे। कैसे? फ्रांस की क्रांति पर आए। अब फ्रांस की क्रांति में यहां क्या दिया हुआ है कि ये जो समाज में हमारा स्ट्रक्चर था, सोसाइटी का स्ट्रक्चर था, राजतंत्र, कुलीन वर्ग, मध्य वर्ग और आपका निम्न वर्ग, इन्हीं के बीच लड़ाई थी। सोशल स्ट्रक्चर आपको समझाया और इन्हीं के बीच की लड़ाई थी। क्यों लड़ाई थी भाई? उसका कारण क्या है? सबसे पहला सामाजिक कारण, सोशल रीजन क्या था? सोशल रीजन में सबसे पहला हमें दिखाई देगा जो
स्टेट 1 पर मौजूद था पादरी वर्ग। अब पादरी वर्ग के पास में क्या था भैया, देखो अब क्या है ना, रिपीट हो रहा है, जो कहानी सुनाई है अच्छे से सुन ली, देखो कैसे रिपीट होगा, और लिखने के लिए आपके पास यहां से पॉइंट्स मिल जाएंगे। क्लियर? तो पूरा फ्रांस की क्रांति पर कोई भी क्वेश्चन बनाया जाएगा आपसे, इजिली आप टैकल कर लोगे। अब थोड़ा सा डिटेल्स उसको समझ लेते हैं। यहाँ पर देखो पादरी वर्ग था, इसके पास में क्या विशेषाधिकार था, क्या प्रिविलेज था इसके पास में, इसको टैक्स से मुक्त रखा गया था, कोई टैक्स नहीं, और इसको टाइथ, जो टाइथ नामक टैक्स था वो वसूलने का अधिकार दिया गया था। साथ ही यहाँ नोबल्स जो थे, सेकंड स्टेट पर मौजूद नोबल्स थे, यह भी टैक्स से फ्री थे, मुक्त थे। लेकिन लुई 14 और आगे लुई 16 तक इस पर विशेषाधिकारों का नियंत्रण इसके किया जाएगा, इसके जो प्रिविलेज थे इनको नियंत्रित करने की कोशिश की जाएगी। इसीलिए यहाँ पर ये दोहरी लड़ाई लड़ेंगे, एक तो राजा से लड़ेंगे, एक जनता से लड़ेंगे, और क्रांति की शुरुआत भी यहाँ इसी वर्ग के द्वारा दिखाई देती है। फिर ये मिडिल क्लास और किसान वर्ग, ये जो वर्ग था ये थर्ड स्टेट पर था सबसे नीचे, और इस पर करों का दबाव सबसे ज्यादा किसान वर्ग या व्यापारी वर्ग पर सर्वाधिक टैक्स का दबाव दिखाई देता है। चाहे वह टाइल हो जो राज्य लेता था, और टाइथ हो जो पादरी वर्ग लेता था, साथ ही कुलीनों को भी, नोबल्स को भी कुछ राइट दिए जाते थे जो इन पर टैक्स लगाते थे। तो सबसे ज्यादा भैया करों के दबाव में कौन नजर आएगा, यही। और फिर आर्थिक कारण, आर्थिक कारण में एक तो देखा हमने राजस्व पर अधिकाधिक किसका अधिकार था, बोले फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट वाले का। साथ ही साथ एक समस्या और आ जाती है, यहां पर अल्नीनो इफेक्ट भी दिखाई देता है। अब इस अल्नीनो इफेक्ट के चलते यहां कृषि संबंधी जो होता है आपदा दिखाई देगी, यानी कि कृषि संकट दिखाई देगा। कृषि संकट के चलते वस्तुएं बहुत महंगी होंगी, और जो अमेरिका की क्रांति हुई, और अमेरिका की क्रांति के चलते वह आजाद होता है, औपनिवेशिक आजादी मिलती है, तो वहां से जो वस्तुएं आती थी, इन वस्तुओं का आना जाना भी बंद हो गया। अब जैसे ही आना जाना बंद होगा, फसलें नष्ट होंगी, तो यहां मुद्रास्फीति बढ़ेगी। मुद्रास्फीति के चलते आर्थिक जो आपकी समृद्धि थी वो काफी कम होती चली जाएगी, और फिर ये जनता का विरोध देखने, आज ही देखो अगर महंगाई बढ़ती है तो सरकार का विरोध होता है। अब बोले फ्रांस में जब महंगाई बढ़ेगी, है ना, जब महंगाई बढ़ने का कारण क्या था, एक तो कारण वहां समझ में आया कि राजस्व बहुत सीमित मात्रा में थी, तो आय बहुत कम थी। दूसरा कारण, एक तो आपको पर्यावरणीय कारण नजर आया कि फसलें नष्ट हो रही थी, और अमेरिका की क्रांति के चलते वस्तुओं की आवाजाही बंद हो गई थी। तो ये सारे मिले जुले कारण थे जो आर्थिक कारण के रूप में नजर आते हैं। फिर बुद्धिजीवियों की भूमिका हमने देखी, यहाँ वाल्टेयर की भूमिका देखी, और यहीं पर हमने मॉन्टेस्क्यू की भी भूमिका देख ली कि जो विचार दिए गए उन विचारों का प्रयोग कैसे इन क्रांतिकारियों के द्वारा किया गया। क्लियर? अब तत्कालिक कारण देखते हैं। ये तत्कालिक कारण जो प्रमुख घटनाक्रम है, ये पीछे जो पृष्ठभूमि बन रही थी, इन पृष्ठभूमि के चलते देखो ये घटनाक्रम होता है कि बोले ये जो विशेषाधिकार हैं, शुरुआत कहां से हो रही है, सेकंड स्टेट के जो आपके कुलीन वर्ग थे इनके विशेषाधिकार खत्म किए जा रहे थे। और खत्म क्यों किए जा रहे थे, क्योंकि राजा ने बोला था कि भाई अपना जो आर्थिक जो राजस्व है, राजस्व को कैसे बढ़ाया जाए। बोले राजस्व को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है, यहाँ के वित्त मंत्री से सलाह ली, अपने राजा ने अपने वित्त मंत्री से सलाह ली कि भाई बताओ यार ये अपना कर कैसे बढ़ाया जाए। बोले देखो कर बढ़ाने का या राजस्व बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है कि जिन्हें आपने प्रिविलेज दे रखा है, प्रिविलेज बोले तो हमने सेकंड स्टेट के लोगों को जो प्रिविलेज दे रखा है, इन पर कर आरोपित कर दो। बोले कर आरोपित कर दोगे तो यह भी जब टैक्स के दायरे में आ जाएंगे तो राजस्व सीधी सी बात है बढ़ने लगेगा। बोले बात तो सही है, तो बोले ठीक है चलो फिर हम इनके ऊपर कर आरोपित करने के लिए सलाह मशवरा करते हैं। तो जैसे ही सलाह मशवरा के लिए जाएंगे, ये अपने यहाँ काउंसिल से पूछेंगे। अब काउंसिल में बैठे कौन लेते, यही लोग बैठे हुए थे, सेकंड स्टेट वाले ही। बोले यह डिसीजन किसको लेने दो, पार्लियामेंट को लेने दो। अब पार्लियामेंट में आपको पता होना चाहिए फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट, यहां पर जो वोटिंग होती है, अब वोटिंग के चलते इन्हें पता है कि फर्स्ट स्टेट वाले और सेकंड स्टेट वाले ये दोनों ही प्रिविलेज्ड थे। अब कोई अगर टैक्स आरोपित किया जाएगा इन प्रिविलेज लोगों पर, तो क्या इसको किसी भी कानून को कोई भी अगर आप प्रस्ताव लेकर आओगे तो क्या वो पारित हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, बोले यहाँ इनका जो वोट था वो तो ज्यादा था, क्योंकि इनकी संख्या क्या होगी, इनकी संख्या ज्यादा होगी। बोले ऐसे तो हो सकता है ना ज्यादा, लेकिन अगर ये दो वर्ग सब विरोध कर देंगे उस प्रस्ताव का और ये थर्ड स्टेट वाला समर्थन कर देगा, 2:1 से वो तो खारिज हो जाएगा ना टैक्स लगाने वाला। बोले हाँ, तो बोले ज्वाइंट सेशन करा लो। बोले नहीं, यहाँ ये प्रोविजन पहले ही था कि इस मामले में फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्टेट इन मामलों में ज्वाइंट सेशन नहीं हो सकता है, ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकता है। अब बोले इस मामले में तो यार जागरूकता इनके पास भी थी, थर्ड स्टेट वालों के पास में। बोले ये तो सीधा सीधा है कि हम तो वैसे भी, हमें क्या दिक्कत है, हम तो पहले से ही डूबे हुए हैं। थर्ड स्टेट वाले बोलेंगे हम तो पहले से डूबे हुए हैं, इसलिए ये थर्ड स्टेट वाले जो हैं इस बैठक का बहिष्कार कर देंगे, पार्लियामेंट की इस बैठक का क्या करेंगे, बहिष्कार कर देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके वोट की कोई वैल्यू तो है नहीं। फर्स्ट और सेकंड वाले क्यों ही चाहेंगे कि उनके जो विशेषाधिकार हैं इनका हनन हो, बिल्कुल नहीं चाहेंगे। इस कारण ये टेनिस कोर्ट में बैठक करेंगे। राजा का जो किला था, राजा के किले में ही वहां पर टेनिस कोर्ट होती थी, और उस टेनिस कोर्ट में ये बैठक करेंगे। और यही आपका सिंबॉलिक रूप में माना जाता है कि क्रांति की शुरुआत हो गई थी, क्योंकि यहां बोला जाएगा कि अब एक नेशनल असेंबली होगी और उस नेशनल असेंबली के अनुसार ही सारे नियम कानून बनाए जाएंगे। ठीक है, तो ये टेनिस कोर्ट की जो बैठक होती है, और क्यों होती है समझ में आ गया।
पूरा सोशल स्ट्रक्चर समझ लिया, कारण समझ लिया, तत्कालिक जो घटना हुई इसको समझ लिया। तो जो थर्ड स्टेट थी, थर्ड स्टेट ने बहिष्कार क्यों किया उस बैठक का, ये क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि भाई बोले कि प्रिविलेज जो है हमें तो मिले ही नहीं हुए हैं, हम क्यों इस कानून का इस प्रस्ताव में बैठक में भाग लें, हम इसका बहिष्कार करते हैं। हम नेशनल असेंबली की, जो हमारी नेशनल असेंबली है, जो डेमोक्रेटिक तरीके से चलती है, हम उसका समर्थन करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा फ्रांस की क्रांति का कारण था। और क्रांति के कारण के साथ साथ इसके जो स्वरूप हैं ये भी समझे। ये 4 चरणों में आओ जानते हैं कि कैसे घटनाक्रम हुआ पूरा। सबसे जो पहला चरण था, सबसे पहले चरण में क्या होता है कि यह जो फ्रांसीसी क्रांतिकारी थे, ये क्रांतिकारी पहुंचेंगे बास्तील पर। बास्तील का जो किला था, बेसिकली यह जेल जो थी सरकारी थी। अब सरकारी सहस्त्रागार भी था, जेल खाने के साथ साथ ये सरकारी सहस्त्रागार था। अब ये जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास ने नेतृत्व अपने हाथ में ले लिया। जैसे ही नेतृत्व अपने हाथ में लेगा, तो यहां बेसिकली वो सिंबॉलिक तरीके से दिखाना क्या चाहते थे कि हम राजा की निरंकुश व्यवस्था का, राजा की ऑटोक्रेसी का हम विरोध कर रहे हैं, और इस ऑटोक्रेसी का विरोध करने के लिए कोई सरकारी संस्था है उसका विरोध दिखाना पड़ेगा। तो उसी के चलते बास्तील के किले का जब पतन किया जाएगा, तो यह एक सिंबॉलिक तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की जाएगी इन क्रांतिकारियों के द्वारा कि हम राजा की निरंकुशता का अंत होता है यहां से। ठीक है, समझ में आया। फिर यहां पर पूरी तरीके से राजा को समझ में आ जाएगा कि हमारी जो शासन व्यवस्था है या हमारी जो ऑटोक्रेसी है ये कमजोर हो रही है। कमजोर होने के साथ में यहां बोल दिया जाएगा कि भाई आप अपने संविधान का निर्माण करिए। यहां बोला जाएगा आप अपने संविधान का निर्माण करिए, और संविधान निर्माण के संदर्भ में सेपरेशन ऑफ पावर का ध्यान रखा जाएगा, यानी कि शक्ति के पृथक्करण का, जिसकी वकालत मॉन्टेस्क्यू के द्वारा लगातार की जा रही थी। उसी आइडियोलॉजी के चलते जब नया संविधान बनेगा, जब नेशनल असेंबली को देख लिया कि थर्ड स्टेट के लोग बोल रहे हैं कि नेशनल असेंबली के द्वारा ही आगे शासन व्यवस्था को लागू करना चाहिए फ्रांस में, अब उसी नेशनल असेंबली के अंतर्गत ही आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी। अब उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंतर्गत ही कुछ प्रोविजन रखे जाएंगे। समझाया था ना, ये पहले चरण की घटना है। और पहले चरण में जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आएगी, संविधान का निर्माण होगा, तो उस संविधान के निर्माण में शक्ति पृथक्करण के नियमों को लागू किया जाएगा, यानी कि अब एक व्यक्ति के हाथ में पूरी शक्ति नहीं होनी चाहिए, उसी का तो विरोध हो रहा है। दूसरी बात और की जाएगी कि भाई नागरिकों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। यहां समझना है एक बात, नागरिकों को वोट देने का अधिकार, राइट टू वोट तो दिया गया, लेकिन क्या वोट फॉर ऑल दिया गया? बोले नहीं दिया गया। यही तो अंतर्निहित है कि जो निम्न वर्ग था, और क्यों नहीं दिया गया वोट फॉर ऑल? क्योंकि यहाँ जो राइट टू वोट था वो संपत्ति से जोड़कर, अब जिसके पास संपत्ति नहीं उसको वोट देने का अधिकार ही नहीं, तो बहुत गलत था। यानी कि आर्थिक समानता की तो बात ही नहीं की गई यहाँ पर, क्योंकि यहाँ बोला गया कि अगर आपके पास संपत्ति है, क्योंकि संपत्ति से जोड़कर ही राइट टू वोट को जोड़ा गया था, ये संविधान में स्थापित किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि यहाँ मिडिल क्लास और नोबल क्लास, इस विचारधारा का प्रभाव दिखाई देगा शुरुआती फ्रांस के संविधान के निर्माण में। और यही बोला जाता है कि जो निम्न वर्ग है उसके हितों को नजरअंदाज किया गया। कैसे किया गया ये समझ में आया? तो पहले चरण में ये घटनाएं हुई। अब निम्न वर्ग जिसको राइट टू वोट दिया ही नहीं गया, बोले लड़ तो हम भी रहते, फिर हमारे हित में तो कोई यार प्रोविजन तुमने किया ही नहीं, तो यहीं से जैकोबियन क्लब निकल कर आएगा। और जैकोबियन जो समुदाय है ये निम्न वर्ग का नियंत्रण यहां पर दिखाई देगा। जो लोअर क्लास था, जो असंतुष्ट हुआ, तो ये अब रिवोल्यूशनरी जो वर्ग था इसकी ओर स्थापित थोड़ा सा शिफ्ट होगा। अब रिवोल्यूशनरी वर्ग में जैकोबियन सर्वाधिक सक्रिय हुआ, और जैकोबियन क्लब जब सक्रिय होगा तो यह भैया लड़ेगा किसके लिए? निम्न वर्गों के हित के लिए। अब यहां पर निम्न वर्ग का हित, क्योंकि जो बुर्जुआ वर्ग था, जो मिडिल क्लास था, इसकी सरकार से भी असंतुष्ट नजर आता है, नोबल क्लास से तो असंतुष्ट है ही, फिर यह राजनीतिक दल के रूप में सक्रिय हो जाएगा फ्रांस की राजनीति में। कौन? जैकोबियन क्लब। अब इसी जैकोबियन में व्यक्ति निकल कर आएगा रॉबस्पियर। क्या नाम था इसका? रॉबस्पियर। ठीक है, तो रॉबस्पियर के अधीन सरकार स्थापित की जाएगी। समझ में आया? जो दूसरा स्टेप था, दूसरा चरण पूरा समझाया था कि जैकोबियंस जो है कैसे सक्रिय हुए और क्यों सक्रिय हुए, ये समझना बहुत जरूरी है। तो दूसरे स्टेप में प्रमुख तरीके से क्या सुधार किए जाएंगे, क्योंकि ये आएगा क्यों, ये फ्रांस की राजनीति में एंट्री कैसे करेगा? बोलेगे तुम देखो, तुम लड़े मिडिल क्लास के साथ में, बोले हाँ लड़े, लेकिन क्या तुमको वोट देने का अधिकार दिया गया? बोले नहीं दिया गया, जमीन नहीं थी हमें तुम्हारे पास, तो इसीलिए तुमको अधिकार नहीं मिला। तो अब हम क्या करेंगे? तुमको हम वोट देने का अधिकार दिलाएंगे, है ना? ऐसे ही आएगा ना। क्या करेंगे हम? अच्छे दिन आने वाले हैं तुम्हारे। बोले अच्छा, तो ठीक है, चलो हम अच्छे दिन अगर आने वाले हैं तो हमको वोट देते हैं। तो वही काम किया, यहाँ जैकोबियन क्लब को वोट दिया गया। बोले फिर यहाँ उपलब्धियां क्या दिखाई देंगी? सबको वोट का अधिकार, सबको वोट का यहाँ अधिकार मिल जाएगा। संपत्ति वाला जो भेदभाव था ये प्रोविजन समाप्त किया जाएगा। और वामपंथी जो विचार थे, क्योंकि जो निम्न वर्ग था, निम्न वर्ग के कारण रिसोर्सेस को लेकर के सबके पास बराबर बंटवारा होना चाहिए रिसोर्सेस का, तो वामपंथी विचार यही होता है कि रिसोर्सेस पर सबका अधिकार एक बराबर होना चाहिए।
तो यहां वामपंथी विचारों को प्रोत्साहन मिलेगा, साथ ही साथ आर्थिक स्वतंत्रता भी दिखाई देगी, क्योंकि काम का अधिकार हो चाहे भोजन का अधिकार हो, ये सारी चीजें यहां पर लागू हो जाएंगी। और आम सैनिक भर्ती प्रणाली लागू होगी। देखो जैसे ही आम सैनिक भर्ती प्रणाली लागू होगी तो समझो यहां पर सेना जैसे स्ट्रांग होगी। अब सेना जैसे स्ट्रांग होनी शुरू होगी तो सेना आपकी, आम सैनिक आपको यहाँ लीडर की प्रवृत्ति में भी आगे नजर आएगा। जब नेपोलियन के बारे में पढ़ोगे तो वो आम सैनिक ही था, एक सैनिक ही था। उसकी महत्वाकांक्षाएं इतनी बढ़ती चली गई कि महत्वाकांक्षा बढ़ने के साथ साथ एक दिन वो फ्रांस को लीड करता हुआ नजर आएगा। क्लियर? तो ये जो शुरुआत की गई थी, ये सेकंड स्टेप में आपको दिखाई देगी, आम सैनिक भर्ती प्रणाली जो शुरुआत की गई थी, यहीं से फ्रांस की सेना भी मजबूत होती नजर आएगी। क्लियर? तो दूसरा जो आपको चरण दिखाई देता है, रॉब्सपियर का चरण दिखाई देता है। रॉब्सपियर के अधीन जो सरकार बनी, इसके अधीन क्या क्या उपलब्धियां दिखाई दी, ये क्लियर हो गया होगा। फिर इसकी समस्या क्या थी, सीमाएं आपको दिखाई देंगी कि यहां पर हिंसा बहुत ज्यादा हुई। अब कोई भी रिवोल्यूशनरी आप देख लो तो वहां पर हिंसा दिखाई देगी, और ज्यादातर हिंसा में डेथ किसकी होती है, ज्यादातर हिंसा में मरने वाला वर्ग भी वही लोअर क्लास ही होता है, तो वह भी यहां पर दिखाई देता है। और क्या आपको दिखाई देगा, इसकी क्रूर छवि बनती चली गई, यानी कि जो बुद्धिजीवी थे, बुद्धिजीवी अगर विरोध में रहते थे तो विरोध में जैसे ही अगर गए, आप रिवोल्यूशनरी के विरोध में गए तो तुम्हारा भी दमन कर दिया जाएगा। ये इसकी कुछ सीमाएं नजर आती हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो क्रांतिकारी वर्ग आया था ये एनार्की में बदलता चला गया। अब जैसे एनार्की में बदलेगा तो जनता असंतुष्ट होनी शुरू हो जाएगी, या मिडिल क्लास का सपोर्ट नहीं रहेगा, नोबल क्लास का सपोर्ट नहीं रहेगा, कुछ निम्न वर्ग भी यहां से जो आपका लिबरल वैल्यू रखते थे या लिबरल आइडियोलॉजी रखते थे, वह भी विरोध करते नजर आएंगे। इसी के संदर्भ में आपका रॉब्सपियर का जैसे ही शासनकाल खत्म होता है तो तीसरे चरण आपको एक नया संविधान दिखाई देगा। इस नए संविधान में जो कार्यपालिकी शक्ति है वो 5 डायरेक्टर में निहित की जाएंगी, क्योंकि किसी एक व्यक्ति में वो शक्तियां नहीं रहनी चाहिए। ये सीखा रॉब्सपियर से पीछे, क्योंकि रॉब्सपियर के हाथों में जैसे ही शक्ति आई वो अपने आप को निरंकुश करता चला जाएगा, और फिर वही पुरानी भूमिका में जो बुर्बो वंश हुआ करता था, लुई 14, 15 और 16 वाला वंश, तो उसी की तरीके से यह अपने भीतर सारी शक्तियां कोशिश करेगा केंद्रीकृत करने की, और जैसे ही सारी शक्तियां अपने भीतर केंद्रीकृत करेगा तो वह तानाशाह होता चला जाएगा। बोले यही सीखना है, तीसरे चरण में आकर के नया संविधान बनेगा, और नए संविधान में जो कार्यपालिकी शक्तियां हैं वो 5 डायरेक्टर्स में निहित कर दी जाएंगी, यानी कि अब 5 डायरेक्टर्स के पास में ये शक्तियां रहेंगी। लेकिन बहुत शानदार तरीके से शासन नहीं स्थापित कर पाए, जिसके बाद आपको नेपोलियन का उदय होता दिखाई देगा। अब नेपोलियन बोनापार्ट का उदय जब होगा उसका कारण यह है कि ये एक आम सैनिक था तो आम सैनिक, लेकिन जिन जिन मोर्चों पर फ्रांस के लिए लड़ा वहां पर अपनी पताका लहराई, तो फ्रांस के लोगों के बीच में इसके प्रति एक विचारधारा बनी कि शानदार नेतृत्व क्षमता है इसके भीतर, और कुशल रणनीति के साथ में यह आप कोई भी निर्णय लेता है। ठीक है, तो नेपोलियन बोनापार्ट का महत्व लगातार फ्रांस की राजनीति में बढ़ता जा रहा था, और उसके चलते ही चौथे चरण में आपको प्रजातंत्र की आड़ में ही तानाशाही व साम्राज्यवाद का चरण दिखाई देगा। कैसे भाई? क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट बोलेगा कि हम गणतंत्रात्मक व्यवस्था तो लागू कर रहे हैं, लेकिन सारी शक्तियां जो क्रांति के अंतर्गत आपको देखा जाए, सारी शक्तियां एक ही व्यक्ति के पास नजर आएंगी। इसी के संदर्भ में एक क्वेश्चन भी पूछा गया था कि नेपोलियन बोनापार्ट क्रांति का जन्मदाता था और क्रांति का हत्यारा भी था, यानी कि एक तरफ जो वो सिद्धांत बनाता है, जो वो नियम वगैरह बनाता है, उसके आधार पर क्रांति का जनक दिखाई देता है। दूसरी तरफ आप उसके अगर नियमावली देखोगे, उसकी व्यवस्था देखोगे, शासन व्यवस्था देखोगे, तो आपको क्रांति का हत्यारा भी दिखाई देगा, क्योंकि क्रांति में जो आपको वैल्यूज, लिबरल वैल्यूज हैं, चाहे आपको फ्रेटर्निटी हो, चाहे इक्वलिटी हो, चाहे लिबर्टी हो, इसके जो स्वर हैं ये आपको दमन करते हुए भी दिखाई देते हैं नेपोलियन बोनापार्ट के भीतर। अभी एक एक करके समझ लेते हैं यहीं पर शांति से एकदम। अब नेपोलियन बोनापार्ट का जैसे ही बोनापार्ट का उदय होता है, इसके सफलता के क्या कारण थे, आखिर ये सफल कैसे हुआ? सफल के पीछे सबसे पहले व्यक्तिगत स्तर पर कारण समझो कि उसकी जो सैन्य प्रतिभा थी अद्भुत थी इसके भीतर। ठीक है, साथ ही लोगों के बीच में उसने नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद की भावना भरी। अब इसको एग्जांपल से 2014 वाला जो इलेक्शन हुआ उससे समझ लो कि 2014 में भाजपा के सफल होने के क्या रीजन थे, क्योंकि लोगों के भीतर राष्ट्रवाद की भावना भरी। अब राष्ट्रवाद की भावना के चलते आपको जाति के आधार पर और इन आधारों पर वोट नहीं करना है, आपको धर्म के आधार पर करना है, आपको राष्ट्र के आधार पर करना है। राष्ट्र को आगे ले जाना है कि नहीं ले जाना है, तो सबको एक रहना पड़ेगा, आंतरिक जो कलह है उसको खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही काम किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस की राजनीति में। तो राष्ट्रवाद का उत्साह लोगों के भीतर भर चुका था और उसका फायदा उठाया, और इसी के चलते आम सैनिक भी भर्ती की बड़ी सेना बनाई, और बड़ी सेना के चलते जो यहां समझो आंतरिक मोर्चों पर नहीं, जनता को बाह्य मोर्चों पर जोड़ा। अब बाह्य मोर्चों पर जोड़कर बोले कि आंतरिक वर्ग संघर्ष तो कम हो जाएगा, धीरे धीरे उसको संतुलित कर लिया जाएगा, लेकिन बाह्य मोर्चों पर फ्रांस की सफलता बहुत जरूरी है, क्योंकि यूरोप में एक बड़ी महाशक्ति के रूप में फ्रांस को स्थापित करना है। इस तरीके की बातें करता था, और इस तरीके की बातें अगर की जाएंगी, आपसे समझो कि भारत को विश्व गुरु बनाना है,
है ना? तो आपके भीतर भी क्या आएगा, हाँ बिल्कुल भाई बनेंगे भारत विश्व गुरु 2047 तक हम बना देंगे। अब इसके बाद आप किसको वोट दोगे जाकर के, ठीक? तो ऐसे ही समझो किसको चुनेंगे वो लोग। अब फ्रांस के नागरिक भी किसको चुनेंगे? आज के समय जब आप इतना जागरूक हो तब जाकर के देखो इस तरीके की बातें जब हमसे की जाती हैं तो हम वोट देते हैं उसको। तो अब तब के समय जनता कितनी जागरूक होती थी, और तब किसकी सरकार बनेगी? नेपोलियन बोनापार्ट की सरकार बनेगी। तो इसीलिए सभी वर्गों को ये सरकार से जोड़ कर रखता था, क्योंकि सभी वर्गों के हित की बात करता रहता था, और रिपब्लिक का आवरण ओढ़ करके ये शासन करता था। शासन ये तानाशाही ही था। अगर आप इसको इनडायरेक्टली देखोगे तो ये तानाशाही शासन ही था, क्योंकि एक व्यक्ति के पास ही सारी शक्तियां थी, तो ये मोनार्की सिस्टम ही था। लेकिन चोला किसका पहने हुए था? गणतंत्रात्मक आवरण, यानी कि रिपब्लिक आवरण का चोला पहने हुआ था। क्लियर? अब यहाँ क्वेश्चन जो बना कि क्या नेपोलियन जो है क्रांति का प्रतिनिधित्व था, यानी कि क्या नेपोलियन बोनापार्ट ने जो क्रांति है इसका जनक था, इसको जन्म दिया, या फिर नेपोलियन बोनापार्ट उन विचारों का हत्यारा था, क्रांति के उन विचारों का हत्यारा था? दोनों मामलों में आखिर क्यों ऐसा कहा जाता था? दोनों मामलों में तर्क होने चाहिए। तो सबसे पहले आपको बताना है कि क्यों यह प्रतिनिधि करता हुआ दिखाई देता है। उसका रीजन है कि एक सामान्य व्यक्ति शासक के स्तर पर पहुंच गया, एक आम जो सैनिक था सामान्य सैनिक शासन के स्तर तक पहुंचा, तो आप बता सकते हो हाँ ये क्रांति से कम नहीं है घटना ये, ठीक है? दूसरा आपको बताना है कई सुधार किए, और जो अनुकूल सुधार थे, कौन कौन से सुधार थे? जैसे सेंट्रलाइजेशन की जो पॉलिसी है, लोगों की जो इनकम है और जो एक्सपेंडिचर है उसका सर्वेक्षण, साथ ही जो फ्यूडलिज्म यानी कि सामंतीवाद व्यवस्था थी उसको समाप्त किया। साथ ही आपको सिंहासन रूढ़ जैकोबियन, ये जो सिंहासन रूढ़ जैकोबियन के रूप में जाना जाता है, जो रिवोल्यूशनरी ग्रुप था, उसी रिवोल्यूशनरी ग्रुप में रॉबस्पियर के बाद में आपको बताना है कि वैसे ही विचार रखता हुआ कोई अगला व्यक्ति था, जो था नेपोलियन बोनापार्ट। ये यूरोपियों के द्वारा ही ऐसा कहा जाता था, तो इसलिए इसे क्रांति के रूप में बोला जाता है कि क्यों यह क्रांति के जनक के रूप में या क्रांति का प्रतिनिधित्व करता हुआ दिखाई देता है। ठीक, नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में जो बात बोली, फिर ये क्रांति का हत्यारा क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोनों ही बातें अगर कही गई हैं तो कारण तो कोई ना कोई होगा ही। जब कहीं धुआं उठ रहा है भाई, कहीं आग तो होगी ही होगी। तो ऐसे ही अगर इसको क्रांति का हत्यारा बोल दिया गया है इतिहासकारों के द्वारा, तो क्यों बोला गया? उसका रीजन ये है कि ये स्वतंत्रता, जो आपका स्वतंत्रता वाला पक्ष है उस पर बल नहीं देकर के समानता वाले, और समानता में भी अपॉर्चुनिटी तो देता था सबको, लेकिन आर्थिक समानता की बिल्कुल बात नहीं करता था। यानी कि सबके पास आर्थिक समानता नहीं होनी चाहिए, केवल अवसर की समता होनी चाहिए सबके पास। साथ ही साथ राजतंत्रात्मक पद्धति से शासन करता था, क्योंकि ये खुद को जोड़ता था बुर्वो वंश से। ठीक है, बुर्वो वंश वही जो जहां पर लुई 14, लुई 15 और लुई 16 का शासन होता था, नेपोलियन बोनापार्ट भी स्वयं को उस बुर्वो वंश से जोड़ कर रखता था। और जो तानाशाही प्रवृत्ति दिखाई देती है, क्यों? क्योंकि जैसे ही इसका कोई विरोध करता हुआ दिखाई देता था, तो जो गुप्त पुलिस होती थी, गुप्तचर होते थे, इनके माध्यम से उनका सफाया करा देता था, उड़ा देता था। मतलब हमारा विरोध बिल्कुल नहीं करोगे, ठीक है, जैसे हम शासन करेंगे गणतंत्रात्मक तरीके से, वैसे ही तुमको रहना पड़ेगा। तो ये कुछ ऐसी प्रवृत्तियां थी इसके भीतर जो क्रांति के विचारों की हत्या करते हुए दिखाई देती हैं। साथ ही साथ ये मुक्त अर्थव्यवस्था पर बल बिल्कुल नहीं देता था, जो वाणिज्यवादी पॉलिसी थी उसके अंतर्गत रहकर ही काम करता था। फ्री जो आपकी इकोनॉमी है उस पर बिल्कुल बल नहीं देता था, जो क्रांति के लिए बिल्कुल सही नहीं है। साथ ही साथ और ये रोम के पोप के साथ इसने समझौता किया था। अब यदि आप रिपब्लिक को सिस्टम स्थापित करना चाहते हो तो आप पोप के साथ समझौता क्यों कर रहे हो? सबसे बड़ी बात है, ये प्रश्न चिन्ह लगता था। तो ये कुछ ऐसे कारण थे जिस आधार पर नेपोलियन को क्रांति का हत्यारा भी बोला जाता है। अब आगे बात करते हैं भाई, नेपोलियन के द्वारा क्या क्या परिवर्तन किए गए आखिर। जब नेपोलियन आपका यूरोप में कई सारे जो देश हैं इन्हें जीत रहा था, चाहे वह प्रशा हो, चाहे ऑस्ट्रिया हो, चाहे आपका इटली हो, चाहे जर्मनी हो, जब इन देशों को वह जीत रहा था, इन क्षेत्रों को जीत रहा था, तो इसके बाद कुछ चेंजेस भी किए थे क्या इसमें? तो इस चेंजेस में सबसे महत्वपूर्ण जो चेंज है वो नेपोलियन कोड है। अब नेपोलियन कोड क्या होता था, जैसे एग्जांपल से समझ लो, जर्मनी का पार्ट है। अब जर्मनी का पार्ट 300 भागों में बटा हुआ था। अब 300 भागों से खत्म करके उसको 39 भागों में बांट दिया, तो जर्मनी का एकीकरण कर दिया, और इस क्षेत्र के लिए 39 जो क्षेत्र थे 39 क्षेत्रों में बांटा, और बोला ये 300 जो आपके क्षेत्र पहले हुआ करते थे ये अपने रिप्रेजेंटेटिव यहां पर भेज दिया करेंगे अपने, ठीक है, लेकिन केवल 39 क्षेत्रों में ही बांट दिया उसने, सीमित कर दिया, और यहां के लिए नेपोलियन कोड लगा दिया। बोले ये नेपोलियन कोड के अधीन ही यहां पर शासन होगा या व्यापार होगा। समझ में आया? तो ये नेपोलियन कोड था जिससे आंतरिक एकता भी स्थापित की। जो जर्मनी अभी 300 भागों में बटा हुआ था वो मात्र 39 भागों में उसे यूनिफाइड करके वहां पर शासन व्यवस्था को स्थापित किया गया। यही आगे जब जर्मनी का एकीकरण है और इटली का एकीकरण आपको दिखाई देगा, तो इसी के आधार पर ही आपको एकीकरण होता दिखाई देगा, क्योंकि इसी यूनिफिकेशन को तोड़ने की कोशिश की जाएगी अभी वियना कांग्रेस या मेटरनिक पद्धति से, जो नेपोलियन के द्वारा स्थापित की गई थी इन क्षेत्रों में। ठीक,
वही काम सेम इटली में किया गया। इटली और जर्मनी में यही काम किया जाता है, इन क्षेत्रों को संगठित करेगा, साथ ही साथ जो फ्रांस में राष्ट्रवाद की भावना है उस चेतना को तो जागृत ही कर दिया था। ये कुछ परिवर्तन किए गए थे आसपास के क्षेत्रों में। फिर नेपोलियन की कैसे पराजय हुई ये समझा दिया कि नेपोलियन युद्ध लड़ रहा था, उस युद्ध में सबसे पहला जो अल्सर बना उसके लिए वो बना स्पेन का युद्ध। अब जब स्पेन का युद्ध उसके लिए अल्सर का काम करता है, चूंकि वहां आपको पता होना चाहिए कि वहां के सैनिकों ने जब विरोध किया, विरोध करने के बाद में मराठाओं के द्वारा ही, जैसे मराठा युद्ध करते थे ना, उसी आधार पर बिल्कुल नेपोलियन की सेना को बुरी तरीके से मारा था। ठीक, तो यहां आपको नेपोलियन की हार की शुरुआत कहां से हुई, फिर अंततः वाटरलू के युद्ध में वो बुरी तरीके से पराजित होता है और यूरोप की या फ्रांस की राजनीति से बाहर कर दिया जाता है। अब जैसे ही फ्रांस की राजनीति से बाहर होगा तो 1815 में क्या होगा, फिर 1815 में भैया यूरोप के 4 देश रूस, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन और प्रशा, जो बहुत बुरी तरीके से भयभीत थे, किससे, नेपोलियन की बढ़ती विस्तारवादी नीति से। क्योंकि यह विस्तारवादी नीति यूरोप से मोनार्की को खत्म कर रही थी और धीरे धीरे मोनार्की सिस्टम को खत्म करके रिपब्लिक सिस्टम को स्थापित कर रही थी। तो चाहे ऑस्ट्रिया हो, ऑस्ट्रिया में बैठा हुआ मेटरनिक, चाहे रूस हो, चाहे ब्रिटेन प्रशा, सब डरे हुए थे कि आगे चल करके यह जो नेपोलियन है ये हमारे यहाँ का भी शासन व्यवस्था को हमें भी पराजित करेगा और हमें भी बाहर कर देगा हमारे इस देश की राजनीति से। इसीलिए जल्दी ही जैसे ही नेपोलियन पराजित होगा, कमजोर होगा, तो फ्रांस में कोई लीडर कमजोर हो गया था। अब फ्रांस को कमजोर करना इनकी पहली प्राथमिकता हो गई। चारों देश मिलेंगे, मिलकर पहले तो वाटरलू में पराजित करेंगे और फिर जो व्यवस्था, जो मीटिंग होगी वो वियना क्षेत्र पे होगी, तो वही बैठक आपकी वियना कांग्रेस कहलाएगी। क्लियर, तो वियना में बैठेंगे तो वियना कांग्रेस का बैठक कहलाती है। और इस वियना बैठक को या वियना कांग्रेस को मेटरनिक पद्धति भी बोला जाता है। कारण क्या है, क्योंकि ऑस्ट्रिया का जो राजा था मेटरनिक, इसके विचारों का प्रभाव यहां पर ज्यादा दिखाई देगा। अब इसके ऑब्जेक्टिव को समझ लेते हैं कि वियना कांग्रेस का ऑब्जेक्टिव क्या था। उद्देश्य बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, इतनी कहानी बताई है। क्या रहेगा उद्देश्य, क्या रहेगा, सीधा उद्देश्य है कि यूरोप में फ्रांस को कमजोर करो। क्योंकि फ्रांस में एक तो ये डेमोक्रेसी, चाहे आपका राष्ट्रवादी चेतना हो, इसको लेकर के बहुत आगे बढ़ चुके हैं ये, तो इसको कमजोर करना बहुत जरूरी है। और जो राजतंत्रात्मक व्यवस्था अभी तक यूरोप में स्थापित थी उसको खत्म कर रहे हैं ये। क्योंकि एक जगह क्रांति होती है, उस क्रांति के स्वर आगे पूरे यूरोप में बढ़ते थे और खासकर ये फ्रांस में ऐसा होता था। अभी देखने को मिलेगा, चाहे आप अमेरिका की क्रांति में देख लो, अमेरिका की क्रांति में सैनिकों ने ही सहयोग किया था और वो सैनिक यहाँ पर जब फ्रांस में क्रांति हो रही थी तो पूरा सहयोग दे रहे थे यहाँ के क्रांतिकारियों को। तो ये चीज देखते हुए ही फ्रांस को कमजोर किया जाएगा। और उस कमजोर करने के संदर्भ में सबसे पहले फ्रांस में बुर्बो वंश, जो पुराना बुर्बो वंश था, लुई 14, 15, 16 वाला, उसी वंश को दोबारा स्थापित किया जाएगा और लुई 18 को बिठा दिया जाएगा। अब लुई 18 बेचारा कमजोर सा था, बूढ़ा सा शासक था, तो उसको बिठाया जाएगा। जनता कहेगी ठीक है, करने दो, पुरानी पद्धति पर ही शासन चलता रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर लुई 18 को, पुरानी व्यवस्था को, पुरानी राजतंत्रात्मक व्यवस्था को स्थापित करने की कोशिश की जाएगी और जो स्थिति बनी हुई है यथास्थितिवाद बनी रहनी चाहिए और राज्यों में और देशों में। क्लियर, समझ में आया। तो बोला था ना कि रिस्टोर करने की कोशिश। अब देखो वियना कांग्रेस से कैसे रिस्टोर किया जाएगा और क्या किया जाएगा। और आपका वेस्टफेलिया की संधि होगी, यहां पर फ्रांस को कमजोर किया जाएगा। जो बेल्जियम का क्षेत्र है वो हॉलैंड को दे दिया जाएगा और नॉर्वे का जो क्षेत्र है वो स्वीडन को दे दिया जाएगा। जैसे बेल्जियम का क्षेत्र हॉलैंड को दिया जाएगा, अभी तो तुम दे दोगे, अभी तो चलो वहां पर जनता शुरुआती स्तर पर नहीं समझ पा रही है, समझने के साथ ठीक है, अभी भाई हारी हुई है, पराजित है, कोई उनका लीडर नहीं है, तो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कर लो जो प्रोविजन करने हैं। लेकिन जो प्रोविजन है तुम पीछे ले जा रहे हो, कोई देश बहुत आगे जा चुका है उसको तुम पीछे ले जाओगे, जल्दी विरोध देखने को मिलेगा। और आगे भी देखने को मिलेगा, जो बेल्जियम हॉलैंड को दिया गया सबसे पहले ये बेल्जियम स्वतंत्र हो जाएगा, बोलेगा हम भाई स्वतंत्र हैं, हम हॉलैंड के अधीन नहीं रहेंगे। साथ ही प्रशा को मजबूत किया जाएगा, प्रशा को कई सारे क्षेत्र जैसे जर्मनी का राइनलैंड दे दिया जाएगा। क्लियर, तो ऐसे फ्रांस को कमजोर किया जाएगा, कई क्षेत्र हैं बांट दिए जाएंगे। और बांटने में मेटरनिक कहेगा जिसने जिसने हमारा सहयोग किया है उसको हम अवार्ड देंगे, अवार्ड के संदर्भ में फ्रांस के क्षेत्र बांट देगा, जो जो फ्रांस के अधिकार में थे, तो वो सारे क्षेत्र इन राष्ट्रों को दे दिए जाएंगे। कुल मिलाकर फ्रांस को कमजोर ही करना था और कमजोर करने के साथ यहाँ की विचारधारा को भी कमजोर करना है। इस विचारधारा को आसपास के क्षेत्रों में कमजोर करने में जर्मनी का जो क्षेत्र था, जो 39 क्षेत्रों में, यहाँ 300 से 39 क्षेत्रों में यूनिफाइड किया गया था नेपोलियन के द्वारा, इसको भी कमजोर कर दिया जाएगा। इसको कमजोर करने के साथ ऑस्ट्रिया यहाँ अपने अधिकार में इन क्षेत्रों को ले लेगा। ठीक, और इटली का जो क्षेत्र था, देखो इटली को कैसे बुरी तरीके से तोड़ा था, पिडमॉन्ट और सार्डिनिया को अलग अलग कर देगा, लोम्बार्डी और वेनेशिया को ऑस्ट्रिया को दे देगा, वर्मा, मोडेना और टस्कनी हैब्सबर्ग के अधिकार में आएंगे। वहीं मध्य इटली का क्षेत्र जो है ये पोप के अधीन कर दिया जाएगा। नेपल्स और सिसिली का क्षेत्र जो है ये बुर्बो वंश यहाँ पर इसकी स्थापना की जाएगी। नेपल्स और सिसिली के क्षेत्र में लुई 18 यहाँ पर शासन करेगा। ठीक, पहले इटली को एकीकृत कर दिया गया था, पहले ही बताया, जर्मनी और
जो इटली ये क्षेत्र हैं इनको यूनिफाइड किया गया था नेपोलियन के द्वारा, तो वही आपका यूनिफिकेशन को कमजोर करने की कोशिश की जाएगी। और इसी से आगे जब इटली और जर्मनी की जनता क्या यूनिफाइड नहीं हुई थी, अब ये दोबारा से विरोध करेगी, वहीं इटली का एकीकरण आपको वहां मेजनी दिखाई देगा, सॉरी वहां आपको इटली का एकीकरण होता दिखाई देगा, जर्मनी का एकीकरण दिखाई देगा। क्लियर? अभी आपको हिटलर का भी उदय आगे दिखाई देगा। पूरा कहानी चलो वो तो एक विश्व इतिहास की एक पूरी कहानी आगे हम समझेंगे, अभी हम केवल यहीं पर रहकर देखते हैं कि फ्रांस की क्रांति को कैसे कमजोर किया जा रहा था फ्रांस को। तो अभी फ्रांस को कमजोर करने के साथ साथ कंसर्ट ऑफ यूरोप भी बनाया गया। कंसर्ट ऑफ यूरोप क्या था? ये एक ऐसी संस्था थी, मान लीजिए कोई समस्या पैदा होती है, उस समस्या पर विचार करने के लिए कंसर्ट ऑफ यूरोप की स्थापना की जाएगी। तो ये वियना कांग्रेस में आपके ये सारे प्रावधान किए जाते हैं। बोले वियना कांग्रेस में सारे प्रोविजन किए गए, इसमें प्रमुख हाथ किसका दिखाई देता है? मेटरनिक का दिखाई देता है। तो मेटरनिक पद्धति भी आपको समझ में आ गई होगी। मेटरनिक पद्धति क्या थी भाई? वियना कांग्रेस से यूरोप में स्थापित संस्थाएं या यूरोप में स्थापित जो व्यवस्था थी वही आपकी मेटरनिक पद्धति थी। तो मेटरनिक पद्धति का प्रमुख कार्य क्या था? प्रमुख कार्य था फ्रांस को कमजोर करना, और कंसर्ट ऑफ यूरोप जैसी संस्थाएं, इन संस्थाओं के माध्यम से यदि कहीं विरोध में चिंगारी उठती है तो उसको दमन करना। और इस दमन करने के संदर्भ में 1815 के बाद आपको वियना कांग्रेस के बाद बहुत सारे निरंतरता के तत्व दिखाई देंगे, बहुत परिवर्तन के तत्व भी दिखाई देते हैं। ठीक, इनके बीच संघर्ष भी दिखाई देगा, ये भी पता है आपको। निरंतरता क्या थी? जो पुरानी व्यवस्था को रिस्टोर करने की कोशिश की जाएगी, वो एक समस्या बनेगी। और परिवर्तन, जैसे औद्योगिक क्रांति हो रही थी, जनसंख्या में वृद्धि हो रही थी, उदारवाद, जो लिबरल थॉट्स थे वो आगे बढ़ रहे थे। आप एनार्कल सिस्टम को नहीं लागू कर सकते हो जब लोग उदारवाद की ओर, जैसे मताधिकार, फ्री इकोनॉमी की बात कर रहे थे, जनता की स्तंभप्रभुता की बात कर रहे थे, साथ ही साथ ह्यूमैनिटी की बात कर रहे थे। तो ये सारे एंगल पर लोगों ने सोचना शुरू कर दिया था। तब तुम चाहते हो कि हम जनता को राजतंत्र की ओर, नोबल क्लास की ओर या चर्च व्यवस्था की ओर, यानी कि जो कैथोलिक सिस्टम होता था, इधर ढकेल दो, नहीं ढकेल पाओगे ना, तो इसी के बीच संघर्ष होगा। तो यही मेटरनिक पद्धति आपको यह पता चल रहा है कि क्यों लागू की गई और इसका विरोध क्यों होगा। और इसी के चलते आपको 1830 की क्रांति भी दिखाई देगी, आगे 1848 की क्रांति भी दिखाई देगी, और वियना कांग्रेस बुरी तरीके से असफल होगी। असफल तो होना ही था, इतना समझाने पर समझ में आ रहा होगा कि वियना कांग्रेस बुरी तरीके से असफल होगी। और असफलता को कुछ घटनाओं से समझना है। जैसे सबसे पहले 1820 का जो विद्रोह होता है, फ्रांस से ही विद्रोह शुरू होता है, लेकिन आपका जो साइमन बोलिवियर था, जो लैटिन अमेरिका में विद्रोह कर रहे थे, तो लैटिन अमेरिका में विद्रोह करते हैं, यहां पर कंसर्ट ऑफ यूरोप के द्वारा सेना भेजी जाती है, भेजने की कोशिश की जाती है, लेकिन वहां मौजूद मुनरो वो चेतावनी दे देता है, अगर भेजोगे तो बुरी तरीके से फिर पराजित भी होगे, साथ ही साथ फिर हमारा विद्रोह झेलने के लिए तैयार रहना, हमारा विरोध देखने के लिए। ठीक है, तो इस संदर्भ में कंसर्ट ऑफ यूरोप जो इसकी सेना है, इसकी कमजोरी निकलकर सामने आ जाती है। अब इसकी कमजोरी के साथ फिर आगे अगला जो घटनाक्रम बनेगा 1830 में बनेगा। 1830 की क्रांति क्या है भाई? 1830 की क्रांति समझो, पहले पीछे घटनाक्रम को समझ लो। पीछे घटनाक्रम क्या हुआ था? जब मेटरनिक पद्धति लागू की गई वियना कांग्रेस में, तो लुई 18 बिठाया जाता है। कौन बिठाया जाता है? लुई 18। बोले बूढ़ा ठूढ़ा था तो इसको चलो, जैसी व्यवस्था चल रही थी, यथास्थितिवाद बनी हुई थी, तो जो व्यवस्था चल रही है चलने दो। लेकिन जैसे ही शासन बदलेगा, अगला शासक बदलेगा, और शासक बदलते ही चार्ल्स दसम आएगा। चार्ल्स 10 जैसे ही आता है, चार्ल्स 10 क्या करेगा? बोलेगा हम वही पुरानी पद्धति को लागू कर देंगे, लुई 14 वाली, लुई 15 वाली। और इसके चलते चाहे छात्र हो, बुद्धिजीवी हो, श्रमिक हो, ये सब क्या करेंगे? विरोध करना शुरू कर देंगे। बोलेंगे ये हमें पीछे की ओर, फ्रांस को बहुत पीछे की ओर ले जा रहा है। तो यहां क्रांति के रूप में चार्ल्स 10 का सबसे पहले विरोध होता दिखाई देगा। फिर यहां लुई फिलिप के अधीन नया राजतंत्र स्थापित करने की कोशिश। तो जो आपकी लोकतांत्रिक संस्थाएं थी, जो आपकी पार्लियामेंट थी, जो आपकी काउंसिल्स थी, ये सब खत्म कर दी जाएंगी। ये सब खत्म करने के साथ जो यहाँ वैचारिक, जो आपका वैचारिक स्वतंत्रता थी, उसका दमन किया जाएगा। साथ ही इन संस्थाओं को जो लोकतांत्रिक अधिकार मिले हुए थे वो समाप्त किए जाएंगे लुई फिलिप के द्वारा। अब ये विरोध आपका, यहाँ जनता यहाँ विरोध करेगी। जैसे ही यहाँ जनता विरोध करेगी, वैसे ही आपको आसपास के यूरोपीय क्षेत्र में भी कुछ घटनाएं दिखाई देंगी जो ऑटोक्रेसी का विरोध करते हुए दिखाई देंगी। जैसे पीछे क्या किया गया था वियना कांग्रेस में? बेल्जियम किसको दिया गया था? हॉलैंड को दिया गया था। तुरंत क्या होगा? बेल्जियम स्वतंत्रता की घोषणा कर देगा, बोलेगा अब हम हॉलैंड के साथ नहीं है, उसके अधीन नहीं है। और इटली में मेजनी के अधीन राष्ट्रवादी आंदोलन शुरू हो जाएगा। जर्मनी में भी राष्ट्रवादी आंदोलन आपका शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ ब्रिटेन में कुछ संसदीय सुधार आपको देखने को मिलेंगे। ये क्यों बताया जा रहा है? बताया इसलिए जा रहा है कि फ्रांस में अगर कोई भी क्रांति के स्वर तेज होते थे तो पूरे यूरोप में यह चालू हो जाता था विरोध करना, क्योंकि सब यूरोपीय क्षेत्र आपस में जुड़े हुए थे। अब जैसे ही कोई घटना अगर फ्रांस में हो रही है, 1830 की जैसे ही क्रांति होती है वहां पर, तो वो घटना आपस इधर जुड़ी हुई क्षेत्र था बेल्जियम,
और उसके साथ ही ब्रिटेन, तो यहाँ पर जो विरोध हो रहा था ऑटोक्रेसी का, वो विरोध तेज हो जाता था। इस संदर्भ में मेटरनिक कहता है कि जब भी फ्रांस को छींक आती है पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या था, ऐसा थोड़ी ना है कि फ्रांस छींक देता था और छींकता था तो आसपास के लोग जुकाम हो जाता था, है ना, ऐसा नहीं है। जैसे फ्रांस में अगर कोई घटना होती थी, एग्जाम्पल के तौर पर ऑटोक्रेसी के विरुद्ध, राजा की निरंकुशता के विरुद्ध कोई घटना होती थी, तो वहां आसपास के यूरोपीय क्षेत्र में भी राजा की निरंकुशता का विरोध और साथ ही जो लिबरल आपके आइडियोलॉजीज थी या आपके जो भी राष्ट्रीय चेतना से युक्त जो भी विचार थे, वो तेजी, वहां पर तेजी देखने को मिलती थी। तो यही बोलता है कि जो सुधार आपके देखने को मिले, चाहे बेल्जियम अलग हुआ हो, चाहे जर्मनी में आंदोलन शुरू हो जाए, चाहे इटली में आपका मेजनी के अधीन आंदोलन शुरू हो जाए, ब्रिटेन में जो संसदीय सुधार आपको देखने को मिले, ये सब घटनाक्रम आपका फ्रांस में कोई घटना होती है उसके बाद ही शुरू हो जाता था, तुरंत का तुरंत। फिर 1848 की जो क्रांति हुई, इस 1848 की क्रांति में जैसे ही लुई फिलिप के शासन से असंतुष्ट होंगे, तो वहां आपका गणतंत्रवादी, बोनापार्टवादी और राजतंत्रवादी, इसका एक मोर्चा, एक इसका समूह बनेगा। चाहे जो आपका गणतंत्रवादी समूह था या बोनापार्टवादी समूह आप बोल लो, चाहे राजतंत्रवादी समूह बोल दो, तो इनका एक मोर्चा बनेगा, इनका संगठन बनेगा और इस संगठन के अधीन ये नेपोलियन थर्ड को चुन लेंगे। नेपोलियन थर्ड के अधीन दोबारा से एक राजतंत्रात्मक व्यवस्था को स्थापित करने की, हालांकि ये पूरा का पूरा राजतंत्रात्मक व्यवस्था नहीं थी, यहां जो रिपब्लिक विचारधारा थी इसको भी स्थापित किया जाएगा, बोनापार्टवादी जो नेपोलियन बोनापार्ट की विचारधारा थी उसे स्थापित किया जाएगा और कुछ आपको मोनार्की के भी लक्षण दिखाई देंगे। लेकिन जो आपका लुई फिलिप था, तो लुई फिलिप तो पूरी तरीके से बुर्बो वंश की जो आइडियोलॉजी थी, जो विचार थे, उन्हें स्थापित कर रहा था, यानी कि सारी शक्ति एक ही व्यक्ति के भीतर होनी चाहिए। लेकिन यहां मध्य वर्ग को भी कुछ अधिकार दिए जाएंगे, निम्न वर्ग को भी सीमित अधिकार दिए जाएंगे, क्लियर। और निम्न वर्ग को सीमित अधिकार के साथ एक वर्ग यहां भी छोड़ दिया जाएगा, वर्कर, श्रमिक वर्ग छोड़ दिया जाएगा। और श्रमिक वर्ग लगातार सीख रहा था और देख रहा था कि फ्रांस में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, इसीलिए आगे जो रूस की क्रांति है वहां श्रमिक वर्ग बहुत वैज्ञानिक तरीके से लड़ेगा और वो रूस की क्रांति में बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक, तो ये जो सामाजिक संरचना थी, आपको मध्य वर्ग दिखाई देगा, आपका जो कुलीन वर्ग है वह भी संतुष्ट दिखाई देगा नेपोलियन थर्ड के पश्चात से। तो यह व्यवस्था स्थापित हो गई 1848 की क्रांति से। लेकिन 1848 की क्रांति भी विफल क्यों हो गई? कारण यह है, देखो, मध्य वर्ग संतुष्ट, कृषक वर्ग संतुष्ट, लेकिन जो श्रमिक वर्ग है और कारीगर वर्ग है ये अकेला पड़ गया, यानी कि इसको फिर से नजरअंदाज कर दिया गया। ठीक, तो इसको नजरअंदाज कर दिया गया, इसीलिए 48 की क्रांति भी विफल हो जाती है, क्योंकि यह विरोध लगातार आगे करता रहेगा कि जो रिपब्लिक सिस्टम आप स्थापित कर रहे हो उसमें हमारे अधिकारों को भी ध्यान रखो। तभी बोला जाता है कि पूर्णतः जो रिपब्लिक आपको गणतंत्रात्मक राष्ट्र दिखाई देगा फ्रांस 48 की क्रांति के बाद नहीं, 1871 के बाद में, जब इटली के एकीकरण और फ्रांस के और जर्मनी के एकीकरण से जोड़कर आप देखोगे, वहां पर फ्रांस को जोड़कर जब समझोगे, इसके बाद हम वही करेंगे और फिर आपको समझ में आएगा कैसे गणतंत्रात्मक व्यवस्था वहां पर पूर्णतः फ्रांस में स्थापित होती है। अब बात करते हैं, भाई क्या 48 की क्रांति का महत्व नहीं है? बोले बिल्कुल है, क्योंकि इटली और जर्मनी के जो राष्ट्रवादी थे इनके लिए एक सबक मिल गया। क्यों? क्योंकि उदारवाद को छोड़कर सैन्यवाद और राज्य जो राजतंत्र है इसके सहयोग पर बल देना शुरू करेंगे। साथ ही साथ समाजवाद को भी सबक मिलेगा। समाजवाद में आपका मध्य वर्ग और कृषक की कुछ सीमाएं होती हैं। समाजवाद यहां से क्या सीखेगा? यहां से समाजवाद सीखेगा कि देखो, चाहे मिडिल क्लास हो चाहे आपका पीजेंट वर्ग हो, जैसे इसके हित पूरे हो जाएंगे ये धीरे से अपने आप को साइड कर लेंगे और यहां से आपको पता चलेगा कि श्रमिक वर्ग के जो हित हैं इनको साइड में कर लिया जाएगा, श्रमिकों को। फिर यहां मार्क्सवाद जैसी विचारधारा को एक उर्वर भूमि मिल गई। यह विचार तेजी से आगे आपको, चाहे फ्रांस की राजनीति हो चाहे इटली और जर्मनी की राजनीति हो, यहां तेजी से आपको आगे दिखाई भी देंगे। कौन से विचार? मार्क्सवादी विचार। अब आगे इसके बाद क्या है अगला टॉपिक अपना? इटली और जर्मनी का एकीकरण। इसको अगले वीडियो में करेंगे। इटली और जर्मनी के एकीकरण की पृष्ठभूमि तो यहां से बन गई है। इटली को जो यूनिफाइड किया था और वीना कांग्रेस के बाद में उसी यूनिफिकेशन को तोड़ दिया गया। इटली और जर्मनी को दोबारा से तोड़ा गया। अब लेकिन तुमने तोड़ तो दिया, व्यवस्था बना दी, लेकिन एक बार जनता तो पहले से यूनिफाइड हो चुकी है, राष्ट्रीय चेतना से या उन विचारों से अवगत हो चुकी है, क्या उसका विरोध नहीं करेगी कि तुम उसको कमजोर करने की कोशिश करोगे? वही समझ गए ना, एक बार बुलेट ट्रेन पर अगर तुमको बिठा दिया जाए और दोबारा अगर पैसेंजर पे बिठा दें तो तुम उसका विरोध करोगे कि नहीं करोगे? हमें वही वाली ट्रेन पर बिठाओ। तो यही हालत यहां पर होगी। इटली और जर्मनी में एकीकरण, तो वहां कोई आएगा उनके लिए, खड़ा होगा उनके लिए और फिर वो उनके साथ में जनता पीछे चल देगी, जैसे राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के पीछे जनता चल दी थी। ठीक है, तो यही व्यवस्था आपको इटली और जर्मनी के एकीकरण में दिखाई देगी। अब हमने फ्रांस की क्रांति को समझ लिया, फ्रांस की क्रांति को चरणबद्ध तरीके से समझा। एक बार रिवाइज कर लें। रिवाइज में क्या देखा हमने? अब देखो दोबारा रिवीजन कितनी तेज होगा। सबसे पहले हमने देखा कि 4 चरणों में हमारे शुरुआती फ्रांसीसी क्रांति जो दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि सोशल स्ट्रक्चर ऐसा था, फर्स्ट स्टेट,
सेकंड और थर्ड में। फर्स्ट सेकंड को तो प्रिविलेज थे, थर्ड को नहीं थे, जिसका विरोध होगा और सबसे पहले आपको बास्तील का पतन जैसी घटना होगी। बास्तील के किले को ढा दिया जाएगा और राजा की व्यवस्था को या मोनार्की सिस्टम को खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन वहां पर जो संविधान बनेगा कुछ ऐसे प्रोविजन रखे जाएंगे, जैसे आपका राइट टू वोट दिया जाएगा, लेकिन राइट टू वोट में जो संपत्ति का अधिकार है उसे जोड़ कर दिया जाएगा। तो बोले समस्या यहाँ निम्न क्लास लोअर क्लास के साथ आ गई। अब लोअर क्लास जब ये समस्या से जूझेगा तो जैकोबियन जैसा एक क्लब निकल कर आएगा, रॉब्सपियर वहां खड़ा हो जाएगा। रॉब्सपियर बोलेगा हम लड़ेंगे तुम्हारे लिए, हम तुमको वोट फॉर ऑल दिलाएंगे। वोट फॉर ऑल दिलाएगा भी, लेकिन उसके भीतर तानाशाही प्रवृत्ति आ जाएगी। अब तानाशाही प्रवृत्ति का विरोध करते हुए नया संविधान बनेगा। नए संविधान में 5 डिक्टेटर आएंगे, बोलेंगे हम 5 डिक्टेटर, अब एक व्यक्ति के भीतर नहीं, अब सॉरी 5 डायरेक्टरी आएंगे। 5 डायरेक्टर के भीतर अब पूरी शासन व्यवस्था इनके भीतर शक्ति रहेगी। तो अब यहां से शासन व्यवस्था चालू होगी, लेकिन यहां भी मजा नहीं आएगी। और मजा नहीं आएगी तो फिर यहां पर नेपोलियन बोनापार्ट का उदय होगा। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस को एक बड़ी शक्ति के रूप में, महाशक्ति के रूप में स्थापित कर देगा, आसपास के क्षेत्रों को जीतेगा और जीतने के साथ में नेपोलियन कोड जैसी व्यवस्था लागू करके एक तरीके से उन्हें फ्रांस के अधीन ही कर देगा अप्रत्यक्ष रूप से। तो यह व्यवस्था चल रही थी, धीरे धीरे करके वो मोनार्की को समाप्त करता जा रहा था। लेकिन अचानक उसकी स्पेन में हार होती है वाटरलू के युद्ध में। उसके बाद वाटरलू का युद्ध होता है, वहां से नेपोलियन को बाहर कर दिया जाएगा राजनीति से। और जैसे ही नेपोलियन राजनीति से बाहर होगा तो आपका वीना कांग्रेस गठित कर दी जाएगी। यूरोप के जो मोनार्क वाले स्टेट्स थे या जो देश थे, वो सारे देश मिलकर के वीना कांग्रेस का गठन करेंगे और वीना कांग्रेस में 4 देश आएंगे, मिलकर के ऐसी मेटरनिक पद्धति को लागू करने की कोशिश करेंगे, जिसके माध्यम से जो फ्रांस की पुरानी व्यवस्था थी, जो राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, उसको रिस्टोर करने की कोशिश की जाएगी। इस व्यवस्था को रीसेट करो और उसको पुरानी व्यवस्था को लागू करो, फ्रांस को तोड़ दो, कमजोर कर दो। जो क्षेत्र उसने जीते हुए थे हमारे साथियों को बांट दो। साथ ही फ्रांस के क्षेत्र में भी लुई 18 को बिठा दो, जो कमजोर राजा था। अब कमजोर राजा बिठा तो दिया, लेकिन धीरे धीरे करके जनता तो जागरूक हो ही चुकी थी अपने अधिकारों के लिए। और जनता, और चूंकि फ्रांस की क्रांति नहीं, आगे लोगों को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे नारे दिए है ना, जो सभी क्रांतियों ने अपने यहां पर प्रयोग किए बढ़िया से। अब बोले यहां पर जनता जागरूक हो चुकी थी। जनता जागरूक होने के साथ साथ देखे कि चलो ठीक है, पहले लुई 18 जैसा कमजोर था, लेकिन आगे लुई फिलिप जैसे शासक जो आएंगे वो तेजी से सारी शक्तियां अपने भीतर कोशिश करेंगे कि हमारे भीतर सारी शक्तियां निहित हो जाएं। तो यहां से एक समस्या पैदा होगी, जनता यहां विरोध करेगी और विरोध करने के संदर्भ में मिडिल क्लास, जो मध्य वर्ग था, नोबल क्लास था और जो राजतंत्रात्मक व्यवस्था का भी सपोर्ट करते थे, इनका एक गुट बनेगा और ये गुट मिलकर के नेपोलियन थर्ड को अपना शासक बनाएंगे और नेपोलियन थर्ड के अधीन ये संतुष्ट होंगे, क्योंकि जो नीतियां बनाएगा, और ये चूंकि गठबंधन से ही बनी हुई सरकार थी, अब गठबंधन से बनी हुई सरकार थी, भले नेपोलियन थर्ड को एक प्रतीकात्मक रूप से एक राजा के रूप में नियुक्त किया गया था, लेकिन जो शक्तियां थी वो सभी के अधीन थी। बोले काफी हद तक संतुष्ट रहेगा मिडिल क्लास भी, काफी हद तक संतुष्ट रहेगा नोबल क्लास भी, लेकिन लोअर क्लास, यहाँ पर श्रमिक वर्ग, यहाँ भी असंतुष्ट छोड़ दिया जाएगा। तो धीरे धीरे करके अब यहां धीरे धीरे करके आगे 1871 तक पूरी तरीके से रिपब्लिक आपका नेशन के रूप में फ्रांस दिखाई देगा। हो गया रिवीजन, 5 मिनट के अंदर पूरा रिवीजन हुआ। अब रिवीजन शुरुआत में भी हमने आउटलाइन बनाई, लास्ट में रिवीजन किया फ्रांस की क्रांति से। कोई क्वेश्चन अगर आप टैकल करके देखो, कोई क्वेश्चन लिख कर देखो, इजीली आप लिख लोगे। ठीक है, चलो फिर बताना भाई मजा आया कि नहीं आया फ्रांस की क्रांति में, बोर और तो नहीं हुए, क्योंकि कोशिश की कि कहानी की तरह आपको चीजें घटनाक्रम अगर समझ में आ गई, अगर कहानी की तरह एक बार समझ लिया, 1-2 बार और देख लिया इसको, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। वर्ड हिस्ट्री एक ही बार पढ़ना है, कोई भी घटनाक्रम उसको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, चलो वीडियो को खत्म करते हैं, धन्यवाद। फीडबैक जरूर दिया करो यार, अब फीडबैक नहीं दोगे तो पता कैसे चलेगा यार समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कमेंट लिखने में आलस आता है क्या? लिख दिया करो यार, जब पढ़ाने में आलस नहीं आता तो लिखने में क्या आलस आता है तुमको है?